कमर आगा साहब, आपने अवधेश जी को सुना। उनका कहना है कि इस युद्ध को हमें एक निर्णायक मोड़ पर लेकर ही छोड़ना चाहिए, बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, और जो स्थिति है, इजराइल की जो डिमांड है, उस डिमांड को आपको स्थापित करना चाहिए। भाई, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? हमारा तो कोई रोल ही नहीं है इस युद्ध में। ये तो इजराइल और अमेरिका करें। अभी तक तो उनको कोई भी ऑब्जेक्टिव इनके पूरे नहीं हुए। 40 दिन के, कितने दिन का ये युद्ध हुआ? 40 दिन का। दूसरा युद्ध करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा। हम लोग तो एक यहाँ पे एक एक्सपर्ट के रूप में बैठे हैं, हम कोई नेता तो है नहीं। यहाँ हमारे कहने से अमेरिका अटैक करेगा ना इजराइल अटैक करेगा। दुनिया की महाशक्ति हैं ये दोनों। अगर चाहते तो ये 40 दिन में पहले ही सेटल हो जाता सब कुछ, लेकिन नहीं हो पाया ऐसा। बात दरअसल ये कि अमेरिकन पावर इज डिक्लाइनिंग और बुरी तरह से है। ये ऑयल वॉर चल रही है। इन्हीं ने वेनेजुएला का तेल पे कब्जा कर लिया, अभी ईरान के तेल पे कब्जा करने का इनका प्लान था। ग्रीनलैंड के तेल पे ये कह रहे हैं कि हमको दो, उसमें वहां नीचे तेल और गैस और बड़े मिनरल्स हैं सब, उसके ऊपर इनकी नजर है। कनाडा को कह रहे हैं कि वो 51st स्टेट है हमारी जहां पे तेल और गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। अरबों का तेल उनका मानना ये है कि पहले ही से उनके पास है। ईरान वो देने पे तैयार नहीं है। सीधी सी बात इतनी सी है, ईरान जो है वो उसने कहा है कि हम नहीं देंगे तेल। लड़ाई हो रही है, अब ये देखना है रिजीम चेंज। ईरान में रिजीम चेंज पहले बनेगी, रिजीम चेंज जो आएगी वो फिर इनकी मदद करेगी सेंट्रल एशिया में रिजीम बदलने के लिए। ये तो सब एक ख्वाब की बातें नजर आती हैं। क्या होगा ये तो खैर हम बता नहीं सकते यहाँ बैठ के इतनी दूर, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की कि अमेरिका को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलने जा रही है। अमेरिका का इन्फ्लुएंस अरब देश में इतना डिक्लाइन हो चुका है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। प्रो अरब रिजीम्स जो हैं वो भी अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रमोट करने में मुश्किल हो रही है। ट्रम्प को मना करना पड़ा मिलने से इजिप्ट और जॉर्डन के राष्ट्रपति को कि हम नहीं मिल पाएंगे आपसे, आप मत आइए। जॉर्डन में एक मीटिंग तय हुई थी जब वहां पे गाजा के अंदर अटैक हो रहा था। गाजा को इस युद्ध से अलग करके आप नहीं देख सकते। अभी तक गाजा में वो मौजूद है। हमास को खत्म नहीं कर पाए, वो वहां पे अभी भी मौजूद है और युद्ध अभी भी चल रहा है। अब वो बातचीत से चाहते हैं कि अपने मसले हल कर लें। पता नहीं भाई, हो जाए शायद, तो मैं नहीं जानता। मैं आगे की बात तो मैं जानता नहीं कि क्या होगा। मैं इतना जानता हूं कि बहुत मुश्किल में है ट्रम्प साहब के कंट्री के अंदर उनका कितना अपोजिशन हो रहा है। हमारी तो छोड़िए, हम लोग की क्या हैसियत है बोलने से। उनका जो मागा मूवमेंट है वो उनसे खुश नहीं है। उनकी सपोर्ट बेस इतनी कम हो गई है जिसकी कोई इंतहा नहीं। उनकी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई कि कैसे हम लोग जीतेंगे, आप जल्दी से युद्ध विराम कीजिए और बातचीत खत्म कीजिए ताकि नए इंटरनल इश्यूज पे आप कुछ कर सकें, ताकि एक अच्छी हवा बने और फिर उसके बाद नवंबर में जो इलेक्शन होना है वो हो सके। इस तरह की बातें तो अमेरिकन कर रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में जो बातें आ रही हैं वो देख लीजिए किस किस्म की है। कुछ जोड़ना चाहते हैं अवधेश जी? यस, देखिए ऐसा है कि अमेरिका का पावर डिक्लाइन कर रहा है, ये एक अलग इशू है। इसको हम सारी दुनिया से ईरान के और पश्चिम एशिया के इशू को जोड़ेंगे तो अमेरिका की नीतियों की काफी आलोचना हो सकती है। लेकिन ऐसा है कि ईरान ने इस युद्ध का क्या नाम दिया है? उसने दिया है ऑपरेशन फतह एक खैबर। अब आप सोचिए क्या सोच है कि मोहम्मद साहब के समय यहूदियों के विरुद्ध जो हजरत अली ने लड़ाई लड़ी थी और खैबर फतह किया था, वही युद्ध आज तक जारी है। और जब 40 दिन पर युद्ध विराम हुआ तो आप देखें कश्मीर से आवाज आ रही थी कि खैबर भी हमने 40 दिन में फतह किया है और इसको भी हम 40 दिन में फतह कर लिए हैं और फतह हमारा होगा। तो इस सोच से जहां इस्लाम आ जाता है ना, उस युद्ध को निर्णायक अवस्था में पहुंचाना कठिन होता है। लेकिन क्या उसके सामने सरेंडर कर दें इस सोच के सामने कि खैबर फतह करना है? और क्या हम अमेरिका अगर डूब रहा है या उनका विरोध है केवल उसके परिप्रेक्ष्य में इस युद्ध को देखा जाएगा? तो अमेरिका में तो देखिए कोई भी वहां का जो रिपब्लिकन शासक रहा है, जो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट रहा है, उसको 4 साल तक शांति से शासन नहीं करने दिया गया है। वो सबसे बड़ा कम्युनिस्ट कंट्री है, कहने के लिए वो पूंजीवादी देश है। जो वहां डेमोक्रेट होते हैं 500 गलतियां करेंगे फिर भी वो आसानी से शासन पूरा कर लेते हैं।
वो सब वहां चलता रहता है, वो उनका विरोध है, वो है। और मिड टर्म इलेक्शन वहां से ज्यादातर सरकारें हारती है अमेरिका में। कोई मिड टर्म इलेक्शन हारने से किसी के ऊंचाई, और हर बार हम लोग देखते हैं और हम लोग विश्लेषण करते रहे। मूल बात यह है कि अगर ईरान की यह सोच है, और जो आगा जी कुछ बातें ये सही बोल रहे हैं, लेकिन आप बताइए ना कि गाजा से निकल के जो 7 अक्टूबर 2023 को गाजर मूली की तरह बच्चों से महिलाओं को काट दिया गया, हमारे देश में कोई घूस के काट दे मना रहे हैं और वो कुछ करे भी नहीं वहां जाकर के, तो ये तो संभव नहीं है ना। अगर आप मारेंगे तो आपको मार खाने के लिए तैयार रहेगा। अब मारने वाले का तरीका होता है, कोई सिविलाइज्ड वे में मारता है, कोई आपकी भाषा में मारता है। और अगर अमेरिका नहीं भी जा रहा था तो पश्चिम एशिया बिना युद्ध के एक दिन भी नहीं रहा है। वो क्षेत्रीय युद्ध से चल रहा है, चाहे तो हिजबुल्लाह युद्ध करेगा, हमस करेगा, कहीं हुती करेगा, कहीं ईरान जो है मिसाइल छोड़ देता है, तो वो तो चल ही रहा था। अगर इसको रोकना है, उस क्षेत्र को शांति लानी है, तो इस निर्णायक अवस्था में पहुंचाना अत्यंत कठिन है। आज छोटे से छोटा युद्ध नहीं, क्षेत्र में अगर नहीं तो शांति लाने का तरीका क्या यही है क्या? शुभांकर, कुछ आप जोड़ना चाहते थे, फिर मैं प्रोफेसर अंशु और बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। लक्ष्मण, देखिए, जो अवधेश जी ने बात की और जो कंवर साहब ने बात की, मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये लड़ाई जो ईरान और अमेरिका और उसके सहयोगी के बीच में हो रही है, पहले तो एक हमारा कोई दखल नहीं है। हम बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की कोशिश ना करें तो बेहतर होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मिलिटरली अगर आप देखें, सैन्य तौर पे अगर आप देखें लक्ष्मण, ईरान की सैन्य शक्ति इतनी कम नहीं है कि उसको बिल्कुल हल्के में लिया जाए। और अभी इतना विध्वंस होने के बाद भी ईरान एक अच्छी खासी सैन्य ताकत है। ये वेनेजुएला नहीं है जहां आप रात को घुस के उसके अंदरूनी अपने जो डिफरेंसेस है उसके मदद के साथ आप उसके प्रेसिडेंट को उठाकर लेके आ जाए। नहीं, मैं थोड़ा सा इसको शुभांकर, मैं इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपसे पूछता हूँ सवाल कि अमेरिका एक बहुत बड़ा महाशक्ति है, उसने ईरान पर हमला कर दिया, ईरान के नेता को मार दिया सिर्फ, और इसको लेकर के हमें ईरान से सहानुभूति रखनी चाहिए, या फिर हमें इस कदर से देखना चाहिए कि देखो जी, ईरान जैसा आदमी जो कई सारे हुती जैसे कई सारे आतंकी संगठनों को बढ़ावा देता, उसके बाद कितने सारे हथियार थे, अच्छा कि अमेरिका ने सबको नष्ट कर दिया। दोनों में किस नजरिया से देखना चाहिए? मेरा स्टैंड, जैसे प्रोफेसर अंशु ने बोला, मैं वही चीज बोल रहा हूं कि एज एन इंडियन हमें देखना चाहिए कि हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। ईरान ना तो हमारा दुश्मन है, ना ही हमारा दोस्त है, ना ही हमारा दोस्त है। मैं साफ बोल रहा हूं, ईरान ने हमारे खिलाफ काफी एक्शंस लिए हैं, लेकिन हमारा बिजनेस इंटरेस्ट ईरान के साथ है। सिमिलरली अमेरिका हमारा दोस्त अगर है, ये करके कोई सोचता है, तो मुझे उनके साथ सहानुभूति है। अमेरिका कभी भी हमारा दोस्त नहीं रहा है और ना कभी होगा। अमेरिका के लिए हम एक थ्रेट है, चाहे हम छोटे थ्रेट हो, चाइना बड़ा थ्रेट है। ईरान के साथ ये थ्रेट वाली सिचुएशन नहीं है। ईरान हमारे लिए एक इरिटेंट है। ईरान एक इस्लामिक जिहादी मानसिकता वाला देश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज को सब मानते हैं। इस्लाम के नाम पे ईरान पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, कश्मीर में इंटरफेयर करता है, ये सारी बातें सही हैं। जिस सिविलाइजेशनल लिंक की बात की जाती है, वो सिविलाइजेशनल लिंक इस्लामिक ईरान के साथ नहीं था, ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन एक मिलिटरली जो आज की डेट में लड़ाई चल रही है, उसको अगर आप देखें तो क्या अमेरिका की कैपेसिटी है? बिल्कुल है। अमेरिका वहां के अभी और 2 साल तक लड़ाई लड़ सकता है। क्या अमेरिका ये लड़ाई लड़ना चाहता है? नहीं लड़ना चाहता है, मेरा मानना ये है। तीसरा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। शुभांकर 50 दिन से मैं यही कर रहा हूं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि उस लाइन पर नहीं जाऊंगा। मैं 50 दिन से यही कर रहा हूं कि इसकी क्षमता कितनी है, किसकी क्षमता नहीं है। मेरा बहुत सीधा सा सवाल है। प्रोफेसर अंशु, मैं आऊंगा, आपका रुक जाइए थोड़ा सा बाकी। प्रोफेसर अंशु, बहुत सीधा सवाल, क्या मैं इस बात से खुश हो जाऊं कि अमेरिका ने इतना ज्यादा हथियार रखने वाला आतंकी मानसिकता वाले देश को धूल चटा रहा है, या फिर हमें इस बात को लेकर दुख होना चाहिए कि भाई अब महाशक्ति है, इसका मतलब ये नहीं किसी के घर में घुस के मारेंगे? कूटनीति में, युद्ध नीति में सुख दुख, खुश होना दुखी होना कुछ नहीं होता है। पहली बात, जब आप युद्ध क्षेत्र भारत का हित किसमें? अपने इंटरेस्ट के साथ उतरते हैं। भारत का हित आतंकवाद के समूल नाश में है। जब हम ईरान जैसे देश की ओर देखते हैं, हिजबुल्लाह, हुती और हमास को लगातार पल्लवित पोषित किया। जो दंश हमने भारत में पाकिस्तान के मार्फत देखा है, हमारी संसद पर, मुंबई में पहलगाम जैसी जगहों पर अटैक्स हुए, उसी तरह का दंश इजराइल ने लगातार सालों साल देखा है। इस युद्ध की शुरुआत में मानती हूँ 7 अक्टूबर 2023 की दरमियानी रात हुई थी, जब हमास नाम के आतंकवादी संगठन ने इजराइल पर हमला करके
1,500 के करीब महिलाओं और बच्चों को मारा था। और ईरान को मैं उस देश के रूप में देखती हूँ जिसने पाकिस्तान के साथ जब हमारा युद्ध हुआ था तो अपनी एरियल बेस प्रोवाइड की थी, हम इस फैक्ट को ना भूलें। तो जब हम अपने इंटरेस्ट्स की ओर देखेंगे, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स की ओर देखेंगे, तो व्यापार के पहले हमारे सुरक्षा से जुड़े हुए इंटरेस्ट्स आ जाते हैं। अमेरिका की ओर जाऊं, लंबे समय से हमारा रणनीतिक साझेदार है। मैं फिर कहूंगी कि अमेरिका और ट्रंप को हमें अलग अलग करके देखना चाहिए वर्तमान परिस्थिति में। और मैं एज एन इंडियन स्कॉलर इजराइल की ओर देख रही हूं, और इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता है कि ये युद्ध समाप्त हो। वो एक ब्लीडिंग ईरान को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। और जो बाकी के गल्फ कंट्रीज हैं, अभी हमारे सुरक्षा सलाहकार यूएई की यात्रा पर है, हमारे विदेश मंत्री ने यात्रा की, हम एक गल्फ आउटरीच प्रोग्राम चला रहे हैं जिसमें हमारे अलग अलग नेता, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर भी गए, तो सऊदी, यूएई, कतर, इन सब की यात्राएं हुई हैं। इन सबके राष्ट्राध्यक्ष, इनके जो सुल्तान है, वो लगातार हमारे प्रधानमंत्री के साथ टच में है। खाड़ी देश भी नहीं चाहते हैं कि ये युद्ध इस तरह से समाप्त हो लक्ष्मण, क्योंकि ये आगे बहुत सारी बैटल्स को जन्म देगा और ईरान बहुत सारे बैटल को जन्म देगा। बिल्कुल आपने सही कहा। और अभी स्थिति में छोड़ने के बाद कई सारे जो जिस तरह से डिसेंट्रलाइज आर्मी है ईरान की, उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ सकता है वहाँ के पड़ोसी देशों को। आगे चल के धीरे धीरे टुकड़ों में ये युद्ध चलता रहेगा। धीरज कौल साहब, आपने अलग अलग व्यूज यहाँ पे सुना। एक, ना तो इजराइल चाहता है, ना तो ईरान के पड़ोसी देश चाहते हैं कि इस हालत में ईरान को छोड़ा जाए। अगर आपको छोड़ना है तो युद्ध को निर्णायक भूमिका तक पहुंचानी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको भारत वाले पर्सपेक्टिव पे लेकर आऊंगा वापस से, चूंकि आज मैं सोचा था उसी पे रखूंगा ज़्यादा फोकस, किसकी क्या शक्ति, कहाँ पे किसको फायदा नुकसान, वो अलग बात रही कि भारत का हित किसमें है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि जो मैंने आपसे पहले बात की थी वो ग्लोबल प्रोस्पेक्ट दिया था। डेफिनेटली भारत का हित मैं ये देख पा रहा हूँ कि भारत सरकार विदाउट बीइंग एनी अशेम्ड और शाई क्लियरली बहुत ही अच्छा काम करते हुए दोनों पक्षों के साथ मेल जोल रख रही है। देखिए, आप भी जानते हैं लक्ष्मण जी, आप फाइनेंशियल चैनल पे हैं, भारत का 70% एनर्जी सिक्योरिटी उस एरिया से आ रहा है, लेकिन अब भारत उसको डाइवर्सिफाई कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान को हम अब ट्रस्ट नहीं कर सकते। ये जिन पंडोरा बॉक्स से निकल चुका है। इसीलिए मैंने अपने इनिशियल रिमार्क्स में बोला कि IRGC जब तक ईरान में रहेगी तब तक कोई भी सभ्य देश उस देश को ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। और जितनी भी गल्फ की कंट्रीज हैं उनके अंदर बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। वो नहीं चाह रही, वो फाइनेंशियल फंडिंग भी देने को तैयार है। जैसे कि अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बोला, ये आज से नहीं, ये वॉर शुरू होने से पहले की खबरें हैं। और सऊदी और ईरान की लड़ाई अफ्रीकन फ्रंट में क्या चल रही है, गल्फ में क्या चल रही है, हमसे छुपी नहीं हुई है। हूती ने क्या डेविस्टेशन किया ये भी हमने देखा है, हमास ने क्या किया है ये भी हमने देखा है। लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूं। जो डेविस्टेशन गाजा में हुई है, मेरे कई मित्र गाजा में रहते हैं, कई इजराइल में रहते हैं। इजराइल में भी नेतन्याहू के खिलाफ बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, ईरान की जो रिजीम है वो एक टेरर सपोर्टिंग रिजीम है, जिसको कोई भी सभ्य सिविलाइजेशन इस टाइम सपोर्ट नहीं कर सकती। ईरान के लोग नहीं, ईरान के लोग और IRGC अलग है। IRGC ने खुद ही 45,000 लोगों को मारा है, लाखों लोग जेल में है, जैसे कि अमेरिकन आदमी। और ट्रंप अलग अलग चीजें हैं। देखिए, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी, मैं खुद रिपब्लिकन पार्टी के बोल सकता हूं कि एक मेंबर रहा हूं और उनकी कई पॉलिसीज को मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन हर किसी को नहीं। क्योंकि अमेरिका में एक कंसेप्ट बहुत क्लियर है, आप तो देखते हैं कि सबसे पहले आता है आपके बच्चों का फ्यूचर, उसके बाद आती है पॉलिटिकल पार्टी और उसके बाद आता है लीडर। रिवर्स पिरामिड नहीं है कि लीडर ही सब कुछ है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। हमारे जो फ्यूचर है, देखिए, ये मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, आप भी जुड़े हैं, हमको साफ दिखाई दे रहा है कि ये वॉर अगर लंबी खिंची तो हमारे फाइनेंशियल नुकसान होंगे। हमारे ऊपर बहुत बड़ा इस टाइम चल रहा है, $39 ट्रिलियन। वो अभी दिखने शुरू भी हुआ, अभी दिखने। हाँ, एक पॉइंट खत्म करना चाहूंगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में जो आपने पूछा वो बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, प्लास्टिक, फर्टिलाइजर, कोई भी आप चीज उठाइए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इससे कनेक्टेड है। तो भारत की जो शिप्स पे अभी अटैक हुआ, वो मुझे लगता है भारत ने उनके एम्बेसडर को बुला के बहुत ही अच्छी चेतावनी दी। अभी भारत अपने रिसोर्सेज और अपने पॉइंट्स असेस कर रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी खतरनाक चीज हो रही है कि सऊदी के साथ पाकिस्तान की तकरीबन, अगर आपने न्यूज देखी हो, तकरीबन 8,000 सोल्जर्स अभी 2 दिन पहले ही वहां पहुंचे हैं। F-16, F-17 आ चुके हैं फॉर डिफेंसिव रोल। तो ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है और मुझे दिख रहा है कि ये टॉक्स थोड़ी आगे खींचेंगी। लेकिन बहुत ज्यादा ईरान के ऊपर डेवेस्टेशन हुई है। $120 बिलियन का ईरान को नुकसान हुआ है।
अमेरिका की कॉस्ट तकरीबन 40 बिलियन की आई है। इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल, करेंसी, जो करेंसी 7.5 लाख रुपए रियाल मिलते थे $1 के, पिछले 40 दिन में वही 15 लाख हो गए हैं। तो 100% करेंसी डिप्रिशिएटेड है, इन्फ्लेशन 90% है, मेडिकल रिसोर्सेज कम हो चुके हैं, वहां पे बिजली की किल्लत आ रही है। तो बहुत सारा क्रंच है ईरान के ऊपर भी। ऐसा बोलना कि ईरान विजेता है, मैं इससे डिसएग्री करता हूं। अमेरिकन पावर इज स्ट्रांग, लेकिन अमेरिकन पब्लिक का सपोर्ट इस टाइम 67% एज ऑफ टुडे यस्टरडेज पोल इज अगेंस्ट वॉर, और तकरीबन 70% बोल रहे हैं कि $200 बिलियन जो ट्रंप दोबारा $200 बिलियन मांग रहे हैं 60 दिन के बाद वो नहीं मिलेगा। तो ये फैक्ट्स हैं, नहीं मिलेगा, ये फैक्ट है। कमर आगा साहब, सवाल फिर से आपके पास पूछता हूं मैं, जो बाकी मेहमानों से पूछा मैंने, कि अभी के स्थिति में भारत का हित किस में है? क्या वो ईरान के का पक्ष ले, अमेरिका के पक्ष ले, या फिर जैसे पिछले 50 दिन से तटस्थ है वैसे तटस्थ रहे? मेरे ख्याल भारत का इंटरेस्ट दोनों के साथ है, अरब के साथ भी, ईरान के साथ भी है। ईरान के साथ इसलिए हमारा गेटवे है सेंट्रल एशिया का, हमारे बहुत करीब है। वहां से हमारी 3 रिफाइनरीज भारत में जो है वो गेयर्ड है ईरानियन ऑयल के लिए। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम लगता है। और फिर उसके बाद ये कि बाहर से हमारी कनेक्टिविटी जो है वो अफगानिस्तान की हो गई है, तो हम इसको छोड़ नहीं सकते ईरान को। और आज के रिलेशन नहीं, एक जमाने से रिजीम्स तो आती हैं और जाती हैं, रिलेशन थोड़ी ना बिगड़ जाते हैं। ये तो टेम्परेरी एक फेज है जिसमें ऐसा हुआ है। दूसरी बात ये कि अरबों को भी हम नहीं छोड़ सकते। अरब में हमारे 1 करोड़ लोग वहाँ काम करते हैं, $200 बिलियन का ट्रेड है, और फिर उसके बाद वहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आता है, अब तो मुझे नहीं लगता कि अगले 5-6 साल तक कोई इन्वेस्टमेंट वहाँ पे आ पाएगा, इसलिए कि उनके पास खुद ही पैसे की कमी हो रही है और डेफिसिट में जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आने के बाद तो दूर है कि वहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाना भी एक मुश्किल होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी सेफ हेवन माना जाता था वो पूरा इलाका।